तो स्वागत आज आपका इस वीडियो में करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी निकल कर आई है। संभवतः अभी तक आपने इस खबर को ज़रूर जान लिया होगा, लेकिन आज इस खबर के पीछे की खबर और इसका संपूर्ण विश्लेषण आपको बताना मैं आवश्यक समझता हूं। इस वजह से आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और सभी के पास ये वीडियो पहुंचे इसके लिए आपका भी दायित्व बनता है कि लाइक और कॉमेंट ये ज़रूर कीजिएगा। इससे वीडियो की रीच बढ़ेगी और सभी लोगों तक कुछ सच्चाई और मेरा ये विश्लेषण ओपिनियन उनके सामने जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो खबर दरअसल कुछ ऐसी है कि अमेरिका की एक संस्था USCIRF इनके द्वारा एक रिपोर्ट भेजी गई है और इस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि आप भारत की RNAW, जिसे हम लोग रॉ के नाम से जानते हैं, जो हमारी सीक्रेट एजेंसी है, जैसे कि अमेरिका की CIA, रशिया की पुरानी वाली KGB या फिर इसराइल की मोसाद, इसके ऊपर और साथ ही RSS के ऊपर प्रतिबंध लगा दीजिए, जिसमें इनके एसेट सीज करने की बात कही जाती है, ट्रैवल बैन वगैरह की जाती है और अन्य कई तरह के प्रतिबंध इसके तहत आ सकते हैं। तो ये सारी लगाने के लिए एक सिफारिश भेजी गई है डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इसमें इन्होंने पॉइंट ये दिया है कि भारत के अंदर चूंकि धार्मिक स्वतंत्रता इनकी वजह से विच्छेद हो रही है। अब जैसे ये खबर निकल कर आती है, इसके ऊपर हड़कंप मच जाता है। भारत का विदेश मंत्रालय भी सजग होता है और विदेश मंत्रालय द्वारा लताड़ लगाई जाती है। लेकिन आप खबर के पीछे की खबर जान ले, क्योंकि खबर तो मैंने आपको बता ही दी है। यहाँ पर आपने एक पॉइंट जरूर नोटिस किया होगा और वो पॉइंट ये नोटिस किया होगा कि हर जगह आपको ये सुनने के लिए मिल रहा है कि पास्ट में भारत के ही अंदर, अमेरिका छोड़ दीजिए, भारत के ही अंदर RSS के ऊपर बैन लगा। एक बार तब लगा जब गांधी जी की हत्या हुई थी, दूसरा तब लगा जब भारत के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी और तीसरा बैन तब लगा था जब अयोध्या के अंदर बाबरी ढांचा गिराया गया था। इन 3 मौकों पर RSS के ऊपर प्रतिबंध लगा। लेकिन आपने भी नोटिस किया होगा कि आपको ये किसी ने नहीं बताया कि इन तीनों ही टाइम भारत के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी और कांग्रेस गवर्नमेंट के समय ही कोर्ट के द्वारा बड़ी आसानी से RSS ने अपने आप को निर्दोष साबित करवाते हुए इस बैन को हटवाया था। क्या आपको ये किसी ने बताया? अब बड़ी बात यहाँ पर देखने के लिए ये मिली है कि भारत का विपक्ष इस रिपोर्ट के आते ही उछलने लगा और उन्होंने इसका समर्थन कर दिया। यहाँ पर इन्होंने रॉ के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए जाने की सिफारिश की, इसको अपोज नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के द्वारा काफी बड़ी स्ट्रांगली तरीके से RSS के ऊपर बैन लगाने की पूरी तरह से समर्थन किया और इसको एक तरह का इन्होंने एजेंडा तक बना लिया। ये वही विपक्ष और कांग्रेस है जो कि कुछ ही दिनों पहले तक ये बता रहा था कि PM कॉम्प्रोमाइज्ड है और अमेरिका भला कौन होता है हमें इस बात की इजाजत देने वाला कि भारत कहां से क्रूड ऑयल खरीदे और कहां से न खरीदे। तो कहने का मतलब, भारत में एक तबका तो लगभग ऐसा है जो कि इजरायलियों की तरह नहीं सोचता और अपनी मोसाद यानी रॉ को उस तरह से सपोर्ट नहीं करता। ये वही रॉ है जिसको लेकर हम लोग व्हाट्सएप स्टेटस आजकल लगा रहे हैं, क्योंकि अननोन गनमैन्स किस किस तरह के कांड कर रहे हैं पाकिस्तान में, हमारे दुश्मनों को किस किस तरह से एलिमिनेट कर रहे हैं, ये हम सभी लोगों ने देखा। अमेरिका और कनाडा के द्वारा भारत के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि आपकी एजेंसी द्वारा हमारे देशों में घुसकर, सोचिए अमेरिका और कनाडा में घुसकर, पन्नू और निज्जर के असासिनेशन को अटेम्प्ट किया गया। जहां पर पन्नू के मामले में आप चूक गए लेकिन निज्जर के मामले में आप सफल रहे। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये अमेरिका और कनाडा के द्वारा उस समय आरोप लगाए गए थे भारत के ऊपर। तो इसी रॉ को बैन कराने के लिए इतना यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। आप ही सोचिएगा कि क्या ऐसा होना चाहिए और रॉ के ऊपर प्रतिबंध वाकई में लगनी चाहिए। RSS की भी अगर बात की जाए तो देखिए, गांधी जी की हत्या का आरोप RSS के ऊपर भी लगा था। ये उस समय ये आरोप लगे थे कि गांधी का हत्यारा RSS की विचारधारा से प्रभावित है और यहीं पर साजिश करके उनकी हत्या की गई है। लेकिन क्या इस तरह के बाद में कोई एविडेंस मिले? क्या कोर्ट के द्वारा इस बात को साबित किया गया? नहीं किया गया। इवन एक और बात बड़ी स्ट्रांगली कही जाती है कि देखिए, उस समय सरदार पटेल जो कि भारत के गृह मंत्री हुआ करते थे, उनके कार्यकाल के दौरान RSS के ऊपर प्रतिबंध लगा। इवन ये कहा जाता है कि उन्होंने ही प्रतिबंध लगाए। लेकिन आपको ये बात कोई नहीं कहता कि उसी समय एट द सेम टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा RSS के कई सारे लीडर्स को यह भी सलाह दी गई थी कि आप क्यों ना कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते, क्योंकि आप जिस तरह की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं इसके लिए आपको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए। उस समय बीजेपी नहीं हुआ करती थी और वो सपोर्ट आपको कांग्रेस में मिल सकता है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो भारत के अंदर जो प्रतिबंध लगाए जाने का दबाव उनके ऊपर था, उस दबाव को वो रिलीज तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उसको कुछ हद तक कम जरूर कर सकते थे RSS के लीडर्स को कांग्रेस ज्वाइन करवाकर। इसके बाद यही पंडित नेहरू है जिनके कार्यकाल में RSS के ऊपर प्रतिबंध लगा, लेकिन 1962 के युद्ध के दौरान RSS ने हमारी सेना का साथ दिया और प्राइम मिनिस्टर नेहरू द्वारा RSS को इनवाइट किया गया 26 मार्च की परेड में शामिल होने के लिए। इमरजेंसी के दौर की बात की जाए तो वो पूरी तरह से तानाशाही थी।
इमरजेंसी भारत के ऊपर एक काला धब्बा है और उस समय कोई संगठित होकर इमरजेंसी के खिलाफ, उस समय इंदिरा गवर्नमेंट के खिलाफ कोई आंदोलन बड़ा ना छेड़ दे, इस वजह से आरएसएस को बैन किया गया ताकि आरएसएस एक संगठन के तौर पर काम ना कर पाए। यानी उस इरा को आरएसएस के ऊपर बैन के बजाय इस बात के लिए जाना जाना चाहिए कि उस समय भारत के लोकतंत्र को एक तरह से किडनैप कर लिया गया था, उसे ध्वस्त कर दिया गया था, नागरिकों के मूल अधिकार तक छीन लिए गए थे। तीसरा कब लगा? जब अयोध्या में बाबरी ढांचा गिरा। उसके बाद कोर्ट के जरिए आरएसएस ने अपने आप को निर्दोष साबित करवाया और अपने ऊपर लगा बैन हटवाया। तो 3 बार कब बैन लगे, किस तरह से लगे, किस तरह से ये हटाए गए, ये मैंने आपको स्ट्रांगली बता दिया। लेकिन अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ये भी नोटिस कीजिएगा कि जो लोग आरएसएस के ऊपर बैन लगाने की या प्रतिबंध लगाने की इस समय समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या इन लोगों ने कभी भी इस तरह की डिमांड की कि भारत के अंदर जो पीएफआई, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने वैसे 5 सालों के लिए बैन लगा दिया है, लेकिन इस बैन से पहले डिमांड की हो? हाँ, यानी हमारे विपक्ष ने आगे रहकर डिमांड की हो कि देखिए पीएफआई भारत के अंदर कम्युनल घटनाओं को अंजाम दे रहा है, इसके ऊपर बैन लगाइए। इवन हमारे एलओपी राहुल गांधी विदेश जाकर ये कहकर आज की केरल राज्य में जो मुस्लिम लीग पॉलिटिकल पार्टी है वो पूरी तरह से सेक्युलर है। तो कहने का मतलब जहां पर वाकई में कम्युनल घटनाएं होती हुई दिखाई देती है वहां पर भारत का विपक्ष तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा चलता है वहां पर इस तरह की गतिविधियां वो करने की कोशिश जरूर करते हैं। इसके पीछे का कारण भी है। हम सभी जानते हैं कि आरएसएस बीजेपी को सपोर्ट करती है। 2024 के इलेक्शन के दौरान बताया यह जा रहा था कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में सही से सामंजस्य नहीं बैठा। इसी का परिणाम देखने के लिए ये मिलता है कि बीजेपी बहुमत से चूक जाती है और केवल 240 सीटों तक सीमित रह जाती है। इसके बाद हुआ ये कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में गठबंधन को मजबूत करवाया जाता है और आरएसएस वापस से बीजेपी के लिए काम करना शुरू कर देता है। इसका प्रतिफल देखने के लिए ये मिलता है कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनती है, जबकि एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा थी उसके बावजूद हरियाणा में बीजेपी कामयाब हो जाती है। इसके पीछे का जो आधार बताया जाता है वो आरएसएस की छोटी छोटी सभाएं हैं, जिसके लिए मैं कोई प्रूफ तो नहीं दे सकता, लेकिन बताया जाता है कि कम से कम 50,000 सभाएं आरएसएस कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई, जिसके चलते बीजेपी को ये प्रचंड जीत मिली। इसके बाद जीत का ये रथ पहुंचता है महाराष्ट्र। जिस महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में इन्हें अच्छा परिणाम देखने के लिए नहीं मिला था, वहीं पर विधानसभा में आरएसएस की मेहनत के चलते इन्हें अच्छा प्रतिफल मिलता है। इसके बाद ये रथ पहुंचता है दिल्ली, जहां पर प्रचंड बहुमत अगेन बीजेपी को मिलता है। इसके बाद यही रथ पहुंचता है बिहार, वहां पर भी प्रचंड जीत दिलवाते हैं। उसके बाद ये रथ बंगाल पहुंचा है। इसके बाद असम और केरला में भी इनकी अच्छी खासी तैयारी हो चुकी है। तो अल्टीमेटली बीजेपी को ये लोग पॉलिटिकली काफी फायदा पहुंचा रहे हैं। इस वजह से ये लोग चाहते हैं कि आरएसएस को बीच से हटा दिया जाए। ये वही आरएसएस है जिसने भारत के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्रियों में से एक अटल बिहारी वाजपेयी दिए। इसके अलावा यही आरएसएस है जिसने हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी दिए, ऐसे प्रधानमंत्री दिए जिनका कोई घर परिवार नहीं, जिनकी कोई पारिवारिक जवाबदारियां नहीं थी। पूरी तरह से ये लोग देश के लिए समर्पित थे, 24 घंटे राजनीति और काम करने वाले लोग थे, जिसने भारत की प्रगति को काफी बूस्ट दिया। रही बात माइनॉरिटीज की स्थिति, तो भारत के अंदर जिस तरह से माइनॉरिटीज का लगातार गेन होते जा रहा है, इनकी पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है, ये अपने आप में इस बात का सूचक है कि भारत के अंदर रिलीजियस फ्रीडम पूरी तरह से उपलब्ध है। अगर ऐसा नहीं होता तो इनकी पॉपुलेशन गिरते जाती। करोड़ों करोड़ घुसपैठिए भारत के अंदर नहीं आ जाते और ना ही सीएए में अपनी नागरिकता को सुनिश्चित करने के लिए ये लोग प्रोटेस्ट करते। चाइना में आपने देखा है कि वहां पर माइनॉरिटीज बढ़ रही है, या सऊदी अरब में देखा हो, पाकिस्तान बांग्लादेश में देखा हो, टर्की में देखा हो? नहीं देखा होगा। और ना ही इन देशों में कोई शरणार्थी घुसपैठिए वगैरह जाना चाहते हैं। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी विस्तार से। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।